नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात ओबीसी पर हो रही सियासत की और 2024 के लिए जाति की जमावट की। बात विपक्ष की घेराबंदी की और भाजपा की मोर्चाबंदी की। दरअसल 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले ही 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों को धार देना उन्होंने शुरू कर दिया था और यही वजह रही कि आम चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। मोदी सरकार को घेरने में विपक्ष का जो सबसे बड़ा दांव था वो था एकजुटता और जाति जनगणना, जिसमें कहा गया था कि एकजुटता के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी को मात दी जा सकती है। साथ ही सरकार बनते ही सबसे पहले काम देश में जाति जनगणना कराने को लेकर विपक्ष ने अपना दांव चल दिया था। लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले अब इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिली है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में ऐलान कर ओबीसी के साथ ही एसटी समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने चुनावी सभा में घोषणा की है कि पार्टी सत्ता में आई तो ओबीसी सीएम बनेगा। अब 2024 के रण में जाति पर जंग होना तय माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विपक्ष का जातिगत जनगणना को लेकर चला गया दांव। और भला हो भी क्यों नहीं, जातियों की जुगत और जमावट हर छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक अहम मानी जाती है। कई स्तर पर ये जमावट जीत और हार के समीकरण तय करती है। यही वजह होती है कि सभी राजनीतिक दल जातियों की इस जमावट पर पूरा फोकस करते हैं और अब 2024 का सवाल और जाति ही बेमिसाल है। आगामी 5 राज्यों में से अब तेलंगाना बचा है, जहां 30 नवंबर को वोटिंग होना है, जिसके बाद 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने होंगे और सामने होगी 2024 में होने वाले आम चुनाव की राह। लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले ही 2024 में होने वाले आम चुनाव के भी मद्देनजर समाज के वंचित वर्गों के बीच भरोसा बढ़ाने की होड़ अभी से दिखने लगी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी जहां इनके बीच अपनी पहुंच और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने सबसे पुराने और पारंपरिक वोट को दोबारा हासिल करने के लिए नए सिरे से जोर लगा रही है। इस सियासी खींचतान का असर अब जमीन पर भी दिख रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर राजनीति के पटल पर छाया रहने वाला है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर चाहे वो जाति जनगणना के साथ हो या फिर तमाम समुदाय को लेकर आरक्षण की छिड़ी जंग पर हो, 2024 में यह किंग मेकर भूमिका निभा सकता है और इसको लेकर विपक्ष के साथ साथ अब भाजपा ने भी तैयारी तेज कर दी है। अब सरकार की कोशिश है कि सभी पात्र जातियों को आरक्षण में हिस्सेदारी मिले। ऐसे में भाजपा की माने तो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों की ज्यादातर जातियों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। रोहिणी आयोग का गठन इन कमियों को दूर करने के लिए किया गया है। विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि संख्या के आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भी विपक्ष की जाति जनगणना की मांग का मुकाबला करने के लिए भाजपा पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों में पैठ मजबूत कर रही है। पार्टी ने 6 क्षेत्रों के संगठन प्रभारी और 98 नगरों व जिलों के प्रभारी तैनात करने में 50 से 60% तक पिछड़े व दलित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। पार्टी दिसंबर में हर जिले में ओबीसी सम्मेलन करने की भी तैयारी में है। यूपी में 2014 से भाजपा अति पिछड़ी और अति दलित जातियों के बल पर चुनाव जीत रही है। 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन को 15 सीटों पर रोकने और 64 सीटें जीतने में सफलता हो चुकी है। 2022 में अखिलेश यादव ने अति पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन गैर यादव पिछड़ी और गैर जाटव दलित जातियों ने भाजपा का साथ दिया। विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश में है। अब आरक्षण के इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 24 का सवाल जाति बेमिसाल में। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आप लोगों से उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से खेमचंद शर्मा जी, राजस्थान से कांग्रेस प्रवक्ता सारिका सिंह जी, जेडीयू से सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी जगनारायण सिंह यादव जी, सपा
नेता यूपी से विवेक पांडे जी और आप नेत्री रीना सक्सेना जी, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के आरपी श्रीवास्तव साहब। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, जिस तरह से यह माना जा रहा था कि जो 5 राज्यों के चुनाव जब 3 दिसंबर को आ जाएंगे उसके बाद फिर कोई स्ट्रेटेजी बनेगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 2024 का एक बड़ा मुद्दा बने जाति जनगणना, और यह भी वादा किया गया, दावा किया गया है, घोषणा की गई कि जैसे सरकार बनेगी उसके बाद ही हम जाति जनगणना कराएंगे पूरे देश में। और कहीं ना कहीं शायद अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि यह बड़ा मुद्दा हो सकता है और 2024 में इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि बड़ा राज्य है, जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो लोकसभा में जीतता है, वो सरकार बनाता है केंद्र में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बीजेपी को भी लगने लगा ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए यूपी में खासकर जितने भी जो पदाधिकारी हैं आप लोग के निचले स्तर पर, वहां पर इसकी जिम्मेदारी दलितों और ओबीसी जो कार्यकर्ता उनको दी गई है। खेमचंद जी, खेमचंद जी, थोड़ी सी समस्या आ रही है साउंड में आपकी, मैं चाहूंगा पीसीआर इसको देखे, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। सारिका जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? क्या बात जी जी भागीरथ जी, मैं सुन रही हूँ, बट आवाज में जी। सारिका जी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कम से कम ये जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले तब तक इंतजार करेगी और उसके बाद शायद कुछ एक रणनीति देखेगी, क्योंकि आप लोग ने जहां पर भी यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, जाति जनगणना की बात जरूर हो रही है, तो शायद उसका असर कितना होता है बीजेपी इसको ध्यान में रखती है। लेकिन पहले से बीजेपी यहाँ पर सतर्क हो गई है और यूपी में इसका हम उदाहरण देख रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से जातिगत जनगणना के मांग कर रही है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो आरक्षण अभी चल रहा है, अगर हम पुराने उसकी रिपोर्ट देखें तो उसमें हम पाएंगे कि जो आरक्षण है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ कुछ उस आरक्षण में, जो उसका टोटल आरक्षण है उसकी कुछ जातियों तक ही वो सीमित है। उसमें से बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको उसका 0% उसका लाभ मिल पा रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय बनता है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी जो आरक्षण की मुख्य भावना थी कि एक जो इस देश में से जो गरीब तबका और जो एक ऐसा अछूता तबका है जिसका इस देश के निर्माण में अभी तक भी कोई योगदान नहीं है, उन लोगों को ऊपर ला करके और देश के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इसके पक्ष में है और अब हम बहुत पुरजोर तरीके से, और मैं राजस्थान में जैसा कि अभी गहलोत सरकार ने इस बात के अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया है हमने, कि हम तुरंत ही सरकार में आते ही इसको हम जातिगत जनगणना को पहली प्राथमिकता के ऊपर जातिगत जनगणना काम पूरा करेंगे, ताकि उन लोगों के साथ में न्याय हो सके, उन जातियों के साथ में न्याय हो सके और जातिगत जनगणना के आधार पर ही उनका जो नौकरियां हैं और जो शिक्षा है हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी हम तय कर सके। देखिए, जहां तक बात हम बीजेपी की करते हैं तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ है उसके बहुत ही घोर विरोधी रहे हैं, क्योंकि ये इनका मुख्य जो उद्देश्य है वो वोटों का ध्रुवीकरण करके और सिर्फ सत्ता में आना है। इसलिए इनको पता है कि हम इस तरीके का अगर वातावरण देश में तैयार नहीं करते हैं तो 2024 में हमें निश्चित रूप से इसका नुकसान होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये रोज नए नए बातें जिनका कोई आधार नहीं और जिनको ये पूरा बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे ही जो चुनावी नतीजे अभी 3 दिसंबर को जब सारे राज्यों के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद में आप ये देखिएगा कि ये अपनी कही हुई सारी बातों से मुकर जाएंगे। इसलिए जो जनगणना का मुद्दा भी अभी जो ये दे रहे हैं, अभी तेलंगाना में कल ही अमित शाह जी जाकर के बोल के आ रहे हैं कि हम 4% जो आरक्षण मुसलमानों का है वो हम ले लेंगे और हम एसटी को दे देंगे और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस तरीके की बातें आप देखिए, जब ये 2019 में 2014 में जब ये सरकार में आए थे तो भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। इन्होंने 100 दिन में काला धन लाने की बात करी थी, इन्होंने 15 लाख रुपए की बात करी थी, इन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज की बात करी थी, इन्होंने किसानों की आयु दुगनी करने की बात करी थी, इन्होंने 35 रुपए के अंदर डीजल पेट्रोल की बात करी थी, इन्होंने महिलाओं के ऊपर उनके लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, सब कह रही है करेगी कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, हम इनके ऊपर किसी तरीके का भरोसा नहीं ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
कमिटमेंट जी खेमचंद जी, जिस तरह से सारिका जी कह रही है कि आप लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लग भी रहा है, पहले ऐसा लग रहा था शायद आप लोग जाति जनगणना को लेकर आप लोग नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा में इस तरह का जिक्र जरूर किया था कि जो विपक्षी पार्टी अब जातियों में बांटना चाह रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है शायद 2024 में मुद्दा बड़ा हो सकता है जाति जनगणना का। हालांकि सबको लग रहा था शायद रिजल्ट का इंतजार करेंगे 5 राज्यों का, उसके बाद कोई बीजेपी रणनीति बनाएगी, लेकिन अब यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप लोग एक ओबीसी जनसभा करने वाले हैं बड़ी, और जो पदाधिकारी है वहां पर आप लोग के कार्यकर्ता आ गए, उसमें ज्यादातर लोग ओबीसी और दलितों की तरफ से आप लोग वहां पर उनको रखना चाह रहे हैं और इस तरह से एक रणनीति बना रहे हैं आप लोग, तो क्या आप लोग लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जाति जनगणना और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर दिखाई दे, शायद आप लोग उसके पहले तैयार भी हो जाएं 24 के पहले चुनाव के? भागीरथ भाई, आपके सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा वाली और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्थान के लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम करती है। जो भी पिछड़े हैं, दबे हैं या फिर जिनको मौका नहीं मिले उनको मौका देने का काम करते हैं, समाज के सभी वर्गों को मौका देने का काम करते हैं। हम लोग कहते हैं हम करके दिखा रहे हैं। हमारे राज्य में ओबीसी को जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, वो हमारे राज्य में दिया गया, दिया ही नहीं गया था, तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता था। आज हम लोग अपनी पार्टी में पदाधिकारी बना रहे हैं, बराबर में बैठ के हमारी सरकार में मंत्री भी हैं, बराबर में सारे काम जितने भी हैं पार्टी में और सरकार में वो मिलके कर रहे हैं। तो हम लोग चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं, नोट करने का काम कर रहे हैं। वही जो विपक्ष है वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, वो वर्गों को तोड़ने का काम कर रहा है, वो अलग अलग नारे दे रहा है, वो ऐसे नारे दे रहा है क्योंकि उसके पास कोई रीति नहीं है, सबको साथ का कोई विचार नहीं है, कोई भी उनके पास विजन नहीं, इसीलिए वो अंदर बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देगी, सबको एम्पावर करेगी। रही बात हम सम्मेलन करने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले से एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा, ये मोर्चा लगातार करते हैं। नहीं, ये मोर्चा तो हर पार्टियों में रहता है, लेकिन अब फोकस बीजेपी का इसमें बढ़ गया है, क्योंकि अगर देखें उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ा वर्ग है और जो अति दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहते रहा 2014 के बाद से, इसलिए आपको लगातार वहां पर सफलता मिलती भी जा रही है, तो फोकस अब इनके ऊपर ज्यादा बढ़ गया आप लोगों का। हमारा फोकस डेवलपमेंट पे, हमारा फोकस विकास पे, हर वक्त आगे ले जाने पे। ठीक है, लगता है जी नहीं मिला, लेकिन हमारा जो विजन है वो एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबके विश्वास आगे बढ़। ठीक है, बात आप ये कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी ये कह रहे हैं कि भाई हम सबका विकास चाहते हैं, इसलिए तो हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसका जितना जनसंख्या होगी इसके हिसाब से उनको उतना आरक्षण मिलेगा, तो ज्यादा उनका विकास हो सकता है। बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जगनारायण सिंह जी, अगर देखें जिस तरह से बिहार में अब 75% आरक्षण हो गया, हालांकि अब कोर्ट में यह मामला गया है, देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, लेकिन 75% आरक्षण हो चुका है, जो उसमें बाकी जो आप लोग ने आरक्षण बढ़ाया है सभी जातियों को लेकर, और आप लोग ने वहां पे जाति जनगणना कराई भी, पहला ऐसा राज्य बन गया है, तो क्या इस तरह से आपको लग रहा है जिस तरह से बीजेपी यहां पर फोकस अब बीजेपी ने बढ़ा दिया है? क्योंकि हमने देखा इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बयान आया है कि विपक्षी पार्टी अब जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है और 3 दिसंबर में क्या परिणाम होगा उसका इंतजार करेगी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है अति पिछड़े वर्गों को लेकर, अति दलितों को लेकर, क्योंकि शायद लगने लगा है कि 2024 में मुद्दा बड़ा हो सकता है और आप लोग बना भी रहे इसको बड़ा मुद्दा। देखिए गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू जुमला, राष्ट्रवाद का जुमला, ये सब अब दाव खेल चुकी है और उत्तर प्रदेश के अंदर ये दाव चल करके, और योगी जी को जो मुख्यमंत्री बनाई तो वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग समझ गए हैं कि इनके जुमले में फंसना नहीं है। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है तो आपको याद होगा कि 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन का गठन किया और वो 1980 में रिपोर्ट सबमिट कर दिया और इनका एक आयोग बना 2017 में, और वो आयोग रोहिणी जो रिटायर्ड जज थी उनकी अध्यक्षता में बना और 14 बार एक्सटेंशन दिया गया और ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया जाए।
सवाल ये नहीं, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, ये इनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि देश को बांट रहे हैं, और डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, मधुली महल, हमारे बहुत बड़े बड़े त्यागी नेता थे, यूसुफ अली मेहर जैसे लोग थे। और आपको जानकारी होगा कि यूसुफ अली मेहर ने क्विट इंडिया का शब्द का इजाद किया पहली बार। जो भारत छोड़ो, तो गांधी जी ने कहा कि ये नारा सही है। तो हमारा कहना है कि ये लोग तो सबका विकास करने की बात जो बोल रहे प्रवक्ता साहब, तो इनको बोलना चाहिए कि मुस्लिम को छोड़कर, इनका चूंकि कहना चाहिए, इनको ये थोड़ा छिपा करके बोल रहे हैं कि मुस्लिम को छोड़ के सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं, इनका नारा है। लेकिन विकास तो ऐसा लग रहा है आप लोग भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आप लोगों ने जनगणना कराई है उसमें मुस्लिम में जो कई जातियां हैं वो कितने प्रतिशत है, आप लोग ने उनका अलग से, आप लोग ने जनसंख्या के आधार पर आप लोगों की गणना कराई नहीं, आप लोग ने बात नहीं करेंगे। मुस्लिम की 4.5%, आप गुप्ता जी, साहू जी, मुस्लिम की 4.5% आबादी अपर कास्ट में है, जिसमें पठान, मलिक और सैयद, शेख 4 जातियां हैं। उनको 4.5%, जो अभी 15.2% इनकी आबादी है, 5% बिहार में गैर माने आरक्षण वालों का, तो उसमें 4.5% मुस्लिम है। और बिहार में टोटल आबादी अपर कास्ट या कहिए जो नॉन डिजर्व लोग हैं उनका 10% है हिंदू में, और 4.5% मुसलमान का उसमें शामिल है। हम लोगों ने कराई है, आप उसको ध्यान से पढ़िए रिपोर्ट को। मेरे पास रिजर्वेशन होना ही नहीं है, संविधान नहीं कहता। आप के आधार पर रिजर्वेशन देके एक नई गंदी प्रॉपर्टी का आरंभ कर रहे हैं, और इस तरीके की भाई आप जाति के आधार पर नहीं देना चाहिए तो बोलना चाहिए, आप किसके आधार पर दीजिएगा, ये तो बात, यही तो हम कह रहे थे कि इनकी मंशा ये कुछ दूसरी है। लेकिन एक बात है साहू जी कि हम लोगों ने जो प्लान तैयार किया है, डॉक्टर लोहिया के लोग हैं, हम लोग जयप्रकाश के लोग हैं, तो हम लोगों का पहले से मानना है, हमारे पुरखे मानते थे कि सामाजिक विषमता से इस देश में आर्थिक विषमता का जड़ है और इसी से देश कमजोर है। हम चाहते हैं कि हर समुदाय के लोग और हर तरह के लोग पार्टिसिपेशन करें और महसूस करें कि देश मेरा है। तो ये लोग तो जाति के आधार पर आरक्षण चाहते नहीं है, ये तो आरक्षण को समाप्त करने के लिए सारे सार्वजनिक उपक्रम को जो है प्राइवेट हैंड में दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो इनको तो आरक्षण देना नहीं है। और रोहिणी आयोग बनाए तो 17 में बनाए और 23 में आज राष्ट्रपति मुर्मू को रिपोर्ट सबमिट किया गया है, आज के दिन सबमिट। भी ये अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं अभी तक। अब सार्वजनिक करें या ना करें, सार्वजनिक सारिका जी इनको करना पड़ेगा। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को आईना दिखाता है, और जान लीजिए कि बिहार से जो आंदोलन शुरू होता है, चाहे वो जयप्रकाश आंदोलन हो, चाहे गांधी जी चंपारण में पहली बार आए, यही उनको महात्मा गांधी की उपाधि मिली। तो हम लोग इस गाड़ी को आगे बढ़ा चुके हैं और इस गाड़ी को बीजेपी को रोकना है। तो अब चिल्ला रहे हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ओबीसी को ही आरक्षण देंगे। पहले क्या कर रहे थे भाई, पहले तो ये हिंदू की जुमला चला रहे थे, झूठा राष्ट्रवाद का जुमला चला रहे थे, देश को एक बना रहे थे। इस देश में जाति सच्चाई है। ईच एंड एवरी पीपल नो कास्ट इज ए रियलिटी ऑफ द इंडियन सोशल ऑर्डर। तो इसको ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, वहां पर चीन भी है, तो हुन जाति का लोग 98% है। तो इस देश के अंदर जो जातीय विषमता है, सामाजिक विषमता है, उसके खिलाफ हम करेंगे। ठीक है विवेक पांडे जी, देखिए जिस तरह से बिहार में तो लगातार वहां पर जो सरकार है जेडीयू की, और वहां पर लगातार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल विपक्ष पर और खासकर जो बीजेपी है उस पर घेर रही है, केंद्र सरकार को भी घेर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी संभल के खेल रही है, क्योंकि उसको पता है कि बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी जो 2024 में चुनाव होना है लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में उसको एक बड़े मुद्दे के साथ लेकर जा रही है, क्योंकि मांग शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। जातियों की स्थिति का आधार अगर उत्तर प्रदेश में तय करना हो तो आप देख लीजिए, कल एक घटना घटी है मेरठ में, पीटा गया है, सुबह उसके ऊपर पेशाब की गई है। योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग थे, और स्थिति चूंकि आजादी के इतने सालों के बाद आज अगर पुनः यह स्थिति भाजपा राज्य में देखने के लिए मिलती है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जातिगत दुर्भावना से ग्रसित भाजपा अभी भी
तानाशाही और सामंतवादी मानसिकता को थोपना चाहती है पिछड़े वर्ग पे। क्योंकि आपको याद होगा कि जातियों की जब बात होती है तो पूना पैक्ट के 1932 के दलितों को मिलने विशेषाधिकार के बाद उनकी पहचान हिंदुता में समाहित हुई थी पहली बार। और वो पूना पैक्ट से उस समय जो भाजपा आज है, उस समय जो ये एक दूसरे संगठन के नाम से जाने जाते थे, ये बहुत उत्साहित नहीं थे। इनकी सबसे बड़ा आलोचना का विषय उस समय भी ये जनसंघ के लिए हुआ करता था। उससे भी बड़ी बात मैं आपसे बता दूं, मंडल आयोग आता है, मंडल आयोग की सिफारिशों को नहीं लागू किया जाता है, उसके सिद्धांतों को विवादित बना दिया जाता है। उसके बाद अक्षमता को बढ़ावा देना। आज भी अगर उत्तर भारत के कृषक की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कृषक की बात की जाए, तो सबसे कम जो भागीदारी है वो पिछड़े वर्ग की है, कृषक योग्य भूमियों में भी। क्या कारण है भाई? क्या सबसे ज्यादा किसानी करने वाला, खेती करने वाला, गुलामी करने वाला उस धरती के लिए मोहताज रहेगा आजीवन, जिसपे उसके वंशजों ने, पूर्वजों ने सबसे ज्यादा समय दिया दूसरे काश्तकारों के लिए, गुलामों की तरफ से होगी। तो जाति का ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर विपक्ष अब जाति को लेकर केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को घेर रहा है और 2024 में बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे साथ है रीना सक्सेना जी भी मौजूद है, आप पार्टी की जो नेत्री है। रीना सक्सेना जी, आप लोग की अगर हम एजेंडे की बात करें तो आपके एजेंडे में हमेशा एक ईमानदारी की बात झलकती है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की और देश की बात झलकती है, और ये मेन एजेंडा रहा है। लेकिन क्या आप लोग किस एजेंडे में है, आप लोग किस एम में, ये जाति जनगणना भी है जिसको लेकर आप लोग 2024 में विपक्ष को, खासकर बीजेपी को घेरने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टी है और जाति और धर्म पर वो नहीं करती है। उसका मेन उद्देश्य जो उसने पार्टी बनाई है कि देश की प्रत्येक व्यक्ति तक हम ये सुविधा पहुंचा सके, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं वो हर प्रत्येक वर्ग को मिले और प्रत्येक वर्ण को मिले। तो हमारा जो भी है वो आर्थिक से जो कमज़ोर हैं उनको हम आज भी दिल्ली में लाभ दे रहे हैं, चाहे पंजाब हो, हर जगह उनको जो है हम लोग जितनी सुविधाएं ज़्यादा दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जाति जनगणना तो होनी चाहिए खैर देश में, मगर जाति जनगणना का आम आदमी पार्टी में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलना हमारा मेन उद्देश्य है। हम संविधान को लेके चलते हैं, संविधान के अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने इंडिया अलायंस में आप लोग भी सहभागिता है, आप लोग भी उसमें सहयोगी है, तो कैसे उसको आप लोग मैनेज करेंगे? क्योंकि अगर इंडिया अलायंस का अगर एक ही सिस्टम बनेगा, अगर मुद्दा बनेगा, तो क्या इस मुद्दे से आप दूर रहेंगे या फिर आप ये बोलेंगे मीटिंग में कि इसको मुद्दा ना बनाए? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का रहेगा कि वो क्या आगे लेते हैं डिसीजन, मगर अभी तो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी का एक अपना कैरेक्टर है वो बेसिक ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सारी सुविधाएं पहुंचाएं, आखिर नंबर तक, लास्ट नंबर तक हम प्रत्येक व्यक्ति को सारी सुविधाएं पहुंचाएं, जो आज 77 साल बाद भी देश में नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, आम आदमी पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आखिरी व्यक्ति तक, पंक्ति में जो लास्ट व्यक्ति है उस तक देश की सारी सुविधाएं, सहूलियतें पहुंचे जो उसका मौलिक बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पहुंचनी चाहिए, जो जरूरतमंद है उस तक वो सुविधा है, वो सहायता जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन रमेश शर्मा जी, हम आज़ादी के इतने साल के बाद भी अगर ऐसा लग रहा था कि अब जो चुनाव होने चाहिए या जो राजनीति होनी चाहिए वो धर्म से ऊपर उठकर होनी चाहिए, जाति से ऊपर उठकर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करता जा रहा है और खासकर अब जाति जनगणना विपक्ष की तरफ से जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किस और जा रहे हैं। क्योंकि जहां हम बात करते हैं कि जाति से ऊपर उठकर हम बात करें, धर्म से ऊपर उठकर बात करें, हम एक भारतीयता के नाते देश को आगे लेके जाए, लेकिन 2024 में क्या ये बड़ा मुद्दा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जाति आधारित चुनाव होगा अब 2024 में? देखिए, मुझे जो लग रहा है इसमें कोई शक नहीं कि 2024 में ये मुद्दा बनेगा और सारे राजनीतिक दल मिलकर के इस मुद्दे को बनाएंगे। लेकिन इस मुद्दे के आधार पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे कई बार इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनके जितने सारे के सारे राजनीतिक दलों के पूर्वज जाति के विरुद्ध रहे हैं। गांधी जी जाति के विरुद्ध थे, नेहरू जी जाति के विरुद्ध थे, सरदार पटेल जाति के विरुद्ध थे, जातीय जनगणना का इंदिरा जी ने विरोध किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो अभियान पर थे, अंबेडकर जी उस लाइन पर थे। अब पार्टियों के नाम आप देख लीजिए, कांग्रेस का शब्द का अर्थ होता है साथ आना, उन साथ आना। एक पार्टी है भारतीय जनता, अब भारतीय जनता में जाति और धर्म कोई भी हो, भारतीय जनता। एक पार्टी का नाम है समाजवादी, कि सारे समाज उसमें हो। तो कुल मिलाकर के उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के लिए पूरे समाज को बांटने पर लगे हुए हैं। फिर कई वक्त मुझे एक प्रश्न ये भी मन में आता है
कि आपको अगर जाति की बात करना है तो जाति की बात करना है तो आप रोमन की बात क्यों नहीं करते, कैथोलिक की बात क्यों नहीं करते? सिया की बात हो, सुन्नी की बात हो, अहमदियों की बात हो, रोहिंग्याओं की बात हो, पठान की बात हो, राइन की बात हो, सिद्दीकी की बात हो, कुरैशी की बात हो, सारे हिंदू समाज को ही बांटने में सारे के सारे क्यों लगे हुए हैं? तो कुल मिलाकर के जबकि समाज में कोई जाति नहीं पूछता, आप अगर देखेंगे इस साल करीब 90 लाख लोग वैष्णो देवी गए, किसी ने किसी की जाति पूछी क्या? करीब 90 लाख लोग इस बार तिरुपति बालाजी गए, किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी। इतना बाजार में भीड़ दिवाली पर गई, 400 करोड़ का धंधा हुआ, किसी ने किसी से जाति नहीं पूछी, कोई नहीं पूछता किसी से। लेकिन सरकार चूंकि अंग्रेज कानून बना गए थे तो बच्चे को एडमिशन कराने जाएंगे तो जात पूछी जाएगी, सरकारी नौकरी में जाएंगे तो जात पूछी जाएगी, अब राजनीति में भी जात पूछी हो, जातीय जनगणना होगी। तो कुल मिलाकर के ये लगे हुए हैं चूंकि इनके पास कोई विकास का, राष्ट्र के विकास का, समाज के विकास का कोई मुद्दा बचा नहीं। तो मुद्दा बचा नहीं तो लोगों को लड़ाना और जाति की बात करना और वोट लेना और सरकार बनाना, उसमें सारी पार्टियां एक लाइन में हैं। कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, समाजवादी भी है, सारे लोग। मुझे आप ये बताइए, अगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने की बात सबको साथ लेकर के चलने की बातचीत कही, सबका साथ सबका विकास नारा दिया, तो फिर जब आपने आदिवासी को क्यों कहा कि हमने आदिवासी बनाया, तो कुल राष्ट्रपति बनाया? तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं राजनेताओं को अब अंग्रेजी जो षड्यंत्र करके चले गए, ये अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था 1874 के आसपास, और 1881 में पहली जातिगत जनगणना हुई, उससे कहीं ना कहीं अब उभर करके आना चाहिए। अंग्रेज चले गए 77 साल, अपने स्वत्व का जागरण करो, दासत्व के बोध से अब मुक्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन 2024 में आपने बिल्कुल सही कहा, हर आदमी जाति की बात करता हुआ मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। और श्रीवास्तव सर, इसमें तो कोई शक नहीं, अब ये मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगने लगा, क्योंकि हमने पहले देखा जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह भी रहे हैं कि जातियों के नाम पर विपक्ष लड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी इसको समझ रही है, इसलिए संगठन की बात करिए, आयोग की बात करिए। तो वहीं फिर तेलंगाना में जिस तरह से अमित शाह का बयान भी सामने आया कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे और दलितों को हम जो परसेंटेज मुसलमानों को दिया जा रहा है वो छीनकर हम इनको देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी समझ गई है कि जाति के अगर अगेंस्ट में जाएंगे, जाति जनगणना के अगेंस्ट में जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी हैं, जो वहां पर पदाधिकारी हैं, उनको भी ज्यादातर जिम्मेदारी ओबीसी और जो अति पिछड़े हैं और जो दलित समाज है उनको दी जा रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन पर पेट बना सके। देखिए भागीरथ जी, खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का समर्थन तो नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह का चुनावी समीकरण आने वाले समय में होने वाला है, आप देखिए 90 के दशक के पहले आपने देखा होगा कि जब मंडल कमीशन नहीं आया था, उसके पहले इतनी जाति को लेकर के एक तरह से चुनाव में पोलराइजेशन नहीं होता था। लगभग सभी दल, खास करके उस समय भाजपा, पहले जनसंघ था और कांग्रेस थी और भी दल थे, समाजवादी दल भी बहुत सारे थे, जो इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं तूल देते थे। लेकिन 90 के बाद दो तरह का राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ। एक तो हुआ कि मंडल कमीशन आया और दूसरा जो है दूसरी राजनीति का मंडल, माने हिंदुत्व को लेकर के और जाति के मंडल कमीशन को लेकर के आमना सामना हुआ। कुछ जो है क्षेत्र तैयार भी हुए, जैसे आप ये समझिए जाति आधार पर जब राजनीति हुई तो बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर बड़े बड़े जो है क्षेत्रीय पार्टियां हुई, उनके छत्र तैयार हुए, जिनका पॉलिटिक्स में इतना दखल था कि 24 साल तक लगातार यहाँ पर हंग पार्लियामेंट रही। अब जाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल ये उठता कि जाति जनगणना का जो शुरुआत वहाँ से हुई है बिहार से, और उसके बाद पूरे देश में इवन कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में भी जो जाति जनगणना कराने का संकल्प ले लिया है। तो ये एक तरह से जो 2024 का एक स्क्रिप्ट है। अब जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी रिजल्ट का इंतजार भी नहीं कर रही है और पूरी तैयारी कर रही, मतलब कहीं न कहीं बिल्कुल शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी दल इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा। चाहे भारतीय जनता पार्टी भले विरोध करती हो या कहते हों लोग अप्रत्यक्ष रूप से कि हम जो है जाति जो है इस तरह के समाज को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर उसी पर क्यों आ जाते हैं? क्यों बोलते हैं कि हम जो है ओबीसी मुख्यमंत्री बना रहे हैं? क्यों बोलते हैं हम दलित जो है प्रेसिडेंट बना? ये सारी चीज़ें आखिर उभर के सामने आती हैं। तो हर दल जो है अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह की तैयारी करता है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका बहुत बड़ा असर है, और शायद ये तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े, अति दलित को जो फोकस करने जा रही है,
वो उसकी एक रणनीति है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो है 2024 में इस बार जो है हो सकता है कि हिंदुत्व से बड़ा मुद्दा जातिगत मुद्दा हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि आपने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे वाकई जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं और जाति के आधार पर ही वहां पर कैंडिडेट को तय किया जाता है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, देखिए जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग भी जाति जनगणना की जो बात है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। भले खुलकर आप लोग ने नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से आयोग की बात कर रहे हैं आप लोग, और अमित शाह ने ये तक कहा है कि हम विचार कर रहे हैं उस पर। मैंने सुना उनका एक आध बयान, क्योंकि जब भी उनसे जाति गणना को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम विचार कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं 2024 के आते थे आप लोग ये घोषणा पत्र में भी मेंशन हो जाए कि हम भी जाति जनगणना कराएंगे। नहीं, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं, आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हक देने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, एक लाइन और जोड़ देता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक लाइन और जोड़ देता हूं उसमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले आप लोग रेवड़ियों की बात करते थे कि फ्रीबीज की बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता गया आपने 500 के बदले 450 में सिलेंडर देने की बात कर दी। और आप लोग ने भी महिलाओं को, जो कांग्रेस ने 1500 की बात की थी, आप लोग ने भी 1000 और भी 3000 तक की बात कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं 2024 आते थे, कहीं आप लोग खुद नहीं बोल दे, आप लोग का ये बड़ा एजेंडा नहीं बन जाए कि भैया हम कराएंगे जाति गणना। भागीरथ भाई, आप मेरे को एक मिनट दीजिए। आपने बात सामाजिक योजनाएं होती है, उनमें इतना सा फर्क है कि फ्रीबी जिनके लिए बजट नहीं होता, जिनके लिए आपको हाथ पसारने पड़ते हैं, जिनके लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है, उसको फ्रीबी कहते हैं। और जहां पे आपके पास बजट ने उसके लिए प्रोविजन किया हुआ है, आपने आपको हाथ पे पसारना है और आप उसको कंटिन्यूटी भी चला सकते हैं, उसको एम्पावरमेंट की योजना कहते हैं, उसको समाज कल्याण की योजना कहते हैं। समाज कल्याण की योजना आप लोगों ने चलाई, फ्री राशन दिया। तो ये 70,000 करोड़ का राशन कांग्रेस सरकार से, ठीक है, समय का में जाति गणना में आ जाते हैं और 2024 पर आ जाते हैं। जाति गणना पे भी हम नहीं है। कुछ फोर्स जो डेवलपमेंट में बात नहीं कर सकती, विकास के आधार पे हमसे नहीं लड़ सकती, वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे, पावर करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, आगे ले जाएंगे और सबको हम पे विश्वास है। इवन जनरल कैटेगरी के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। दूसरे लोग बातें करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, 60 साल सत्ता में पहले क्यों नहीं किया? आज तो मोदी जी सत्ता में सबका विकास कर रहे हैं, तो आप समाज को तोड़ के अपने आप को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन नहीं आएंगे। समाज आज मोदी जी के साथ खड़ा है, इसके साथ खड़ा है, डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, विकास के साथ खड़ा है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सीरियस तो हो गए ना, क्योंकि जिस तरह से पहले बयान सामने आ रहे थे अब बड़े बड़े नेताओं के कि विपक्ष जातियों के नाम पर विभाजन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जो आप लोग की रणनीति तैयार हो रही है। पार्टी हमेशा करते रहते हैं, हम कोई ऑटोक्रेट पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पे हमेशा विचार चलता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, प्रदेश में होती है, जिले में होती है, मंडल में होती है, नीचे से ऊपर सजेशन जाते हैं, ऊपर से नीचे सजेशन आते हैं। तो हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डिस्कशन चलता रहता है। हम जहां भी हमें लगता है कि समाज का कोई वर्ग छूटा हुआ है, जिसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, उनका जो नेतृत्व है वो आगे बढ़ना चाहिए, हम बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन यही बात तो विपक्षी पार्टियां कर रही है ना, हम जाति गणना कराएंगे और उनको हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफ समर्थन भी करते हैं और दूसरी तरफ समर्थन नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूजन है और आप लोग शायद 2024 के पहले इसको क्लियर कर देंगे कि क्या स्टैंड होगा पार्टी का। ठीक है सारिका सिंह जी, ठीक है। देखिए, बीजेपी जिस तरह से अभी बात कर रही थी कि भैया हम सभी समाज को लेकर आगे जाना चाहते हैं, और आप लोग भी कह रहे हैं कि हम जाति गणना कराकर हम समाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यहां पर है एक आर्थिक आधार पर भी तो चीजें आगे चल सकती है ना, उसके लिए जातियों की आवश्यकता क्या है? अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि भाई कोई जाति नहीं पूछता, मार्केट में जाति कोई कुछ नहीं पूछता, वैष्णो देवी गए वहां पर लाखों लोग, तिरुपति बालाजी गए, कोई जाति नहीं पूछता। तो कुछ हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम 50-60 साल पहले फिर हम पीछे जा रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों? आर्थिक आधार पर भी तो लोगों का उत्थान हो सकता है ना। हाँ, देखिए भागीरथ जी, जो मेरे बीजेपी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और इस तरीके की चीजें हम करते रहते हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहूँ कि ये डेमोक्रेसी और इस तरीके के परिवर्तन जब भी चुनाव पास में होते हैं तभी इनकी पार्टी में देखने को मिलते हैं। आप ये देखिए कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आए तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ये देते हैं कि राज्यों को जातिगत जनगणना का अधिकार नहीं है, और जैसे ही इनको ये महसूस हुआ कि इसका गलत असर 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों पर जा सकता है तो इन्होंने तुरंत उस हलफनामे को वापस ले लिया। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत भारी विरोधाभास आपको हमेशा से देखने को मिलेगा। तो ये रही बात, अगर हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की, तो जैसे मेरे
अभी पत्रकार जो रमेश जी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर जो आरपी श्रीवास्तव साहब है वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता देश में क्यों है। देखिए, जातिगत जनगणना की आवश्यकता देश के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से आज 77 साल बाद भी इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो अगर हम देखेंगे तो कुछ तबके ऐसे हैं जिनमें अभी तक आरक्षण का लाभ उन जातियों को विशेष तौर से नहीं मिलता है, क्योंकि एक 27% जो ओबीसी आरक्षण की बात अगर हम करते हैं तो उस आरक्षण में कुछ ऐसी डोमिनेंट जातियां हैं जो कि तकरीबन उसका 97% हिस्सा जो है वो उन 25% जो जातियां हैं सिर्फ वही उसका फायदा ले रही है। ये ऐसी जो सारिका जी अगर आर्थिक आधार पर कर देंगे तो मुझे लगता है शायद ज्यादा यहाँ पर समस्या नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है उत्थान से ज्यादा यहाँ पर राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि किस जाति के कितनी जनसंख्या है, कितने वोटर है, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से पार्टी शायद ज्यादा रणनीति बनाएगी। ठीक है जगनारायण सिंह जी, देखिए जनता को एक ये भी लगता है क्योंकि जब भी जाति गणना, ठीक है सारिका जी समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा जा रहा हूँ सबके पास। जगनारायण जी, कुछ जनता को ऐसा भी लगता है कि आप लोग जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, इससे जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से अगर इस जाति की इतनी जनसंख्या इतने वोटर हैं तो उसके नेता को पकड़िए, उसके नेता के साथ मीटिंग कीजिए और उस समाज को हमारे साथ करने की कोशिश कीजिए। उत्थान करने के बजाय राजनीति करने का यहां पर ज्यादा एक मतलब दिखाई दे रहा है। रमेश शर्मा जी और आपके आरपी श्रीवास्तव जी और भाजपा की खेमचंद शर्मा जी, ये तीनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं और आप जो एंकर हैं वो भी वही बात बोल रहे हैं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक जो बात उठा रहे हैं भागीरथी जी, तो इनको राय दीजिए कि भारत के संविधान में संशोधन करें। भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार है आरक्षण का, रिजर्वेशन का, और आप इसको दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, तो इनसे राय लीजिए। और बीजेपी के लोग ये जो बोल रहे हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं, तो इस देश में 20 करोड़ बीपीएल है, 80 करोड़ को अनाज बांट रहे हैं, तो इस सबका विकास कर रहे हैं भाई। ये अपने लिस्ट में 20 करोड़ रखते हैं, 80 करोड़ को अनाज बांट रहे हैं। हमारा कहना है कि इस देश में सामाजिक विषमता के चलते आर्थिक विषमता पैदा हुई है, और उस आर्थिक विषमता को दूर करने का जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा, रमेश जी ने कहा कि लोहिया जाति के मैंने खिलाफ थे, तो जो लोहिया जाति के खिलाफ थे उसी तरह नेहरू जी जाति के खिलाफ थे। जाति तोड़ने का मतलब ये था कि जाति का जो प्रभाव है उसको समाप्त किया जाए, जाति के नाम पर लाभ जो लोग उठा रहे हैं उसको समाप्त करना है। लोहिया का कंसेप्ट नेहरू और लोगों के कंसेप्ट से जाति पर अलग है रमेश शर्मा जी। इसलिए मेरा कहना है कि जाति का जो सवाल है वो हम लोग मानते हैं, शुरू से सोशलिस्ट पार्टी मानती है, और इस बात को हम लोग ध्यान रखे हुए हैं कि जाति के आधार पर मेला में जाने से, जात नहीं पूछने से जाति के आधार पर शोषण रुक जाता है। मंदिर में जाने से, मंदिर में तो राष्ट्रपति गए थे, आपके वो पूर्व राष्ट्रपति, बाहर में पूजा करना पड़ा, वहां जात पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अब मेला में भीड़ में जा रहे हैं तो क्या पुरानी व्यवस्था है? पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर नहीं समझती है, और ये हिंदू कल्चर की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन दुनिया में भागीरथी जी, जब साधन, विकास और ज्ञान विकसित होता है तो संस्कृति टूटती है। कहाँ, और आजादी कितने साल के बाद भी हम लोग जाति खेल रहे हैं, जाति बात कर रहे हैं। जब हमें तो मुझे लग रहा है कहाँ हो पा रहा है, हम तो आपस ऐसा लग रहा है पीछे जा रहे हैं। विवेक पांडे जी देखिए, कुछ तो चीजें हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा जगनारायण जी, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा मैं सबके पास जा रहा हूँ। ठीक है, समय कम है, आगे बढ़ती है। ठीक है, कौन बता दिया कि हिस्ट्री कभी पीछे जाती है क्या? ठीक है, मैं समय कम है। विवेक पांडे जी देखिए, उद्देश्य क्या है जाति गणना का? जो आर्थिक आधार पर जो कमजोर लोग हैं उनको मजबूत किया जाए, या फिर उनको राजनीति में लेकर आया जाए, या फिर उनको मौका दिया जाए। सभी जो हमारे फील्ड होते हैं उसमें उनको मौका दिया जाए। लेकिन जिस तरह से मैं वही कह रहा हूं कि आखिर वो कब दिन आएगा जब हम धर्म से ऊपर उठकर, हम जाति से ऊपर उठकर हम बात करेंगे, एक भारतीय के नाते बातें करेंगे, एक हम इंडियंस के नाते बातें करेंगे, एक भारतीय के हम नाते बातें करेंगे, और हम सिर्फ देश के विकास की बात करेंगे, ना जाति धर्म की बात करेंगे। जातिगत जनगणना और धर्म, विकास, आधार, समान अवसर की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक भाजपा सत्ता में है। कैसे मैं 2 उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूं। बिल्कुल, और इसलिए क्या जाति जनगणना की बात की जा रही है? क्योंकि बीजेपी को हटाना है, इसलिए यहाँ पर जाति का एक निशाना है। मैं ला रहा हूँ, वहीं पे ला रहा हूँ। मैं आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ।
जिस तरह नरेंद्र मोदी की बनाए चाय किसी ने नहीं पी, उसी तरह अमित शाह के बेटे को कभी क्रिकेट का कोई मैच खेलते हमने नहीं देखा। लेकिन आज योग्यता के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे, रसूख के आधार पे, परिवारवाद के आधार पे वो बीसीसीआई के चेयरमैन। उसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन ईडी वहां नहीं पहुंची और देशद्रोह जैसे अपराध में संलिप्त होने के बाद भी ईडी उसको समर्थन देती है, तो ईडी भी देशद्रोही है। जातिगत जनगणना के आधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जातियों के आधार पे जिस देश में, राज्य में, राष्ट्र में प्रधानमंत्री मंचों से खड़े होकर जाति के आधार पे वोट मांगता है और उसके बाद उन जातियों को भूल जाता है। इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आप हम डिबेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी की आवाज पे पहुंचे उनसे मिलने, क्योंकि न्याय की उम्मीद है उनसे। पीडीए की जो बात करेगा वो जातिगत जनगणना का सर्वप्रथम उद्देश्य लेकर लक्षित करेगा, क्योंकि योग्यता जाति के आधार पे होनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा जब से आई है जाति के आधार पे योग्यता को उससे मारने का, दबाने का, कुचलने का काम किया। योग्यता जाति के आधार पर होनी चाहिए कि उसके काम के हिसाब से होनी चाहिए, वो कितना बेहतर काम करता है उसके हिसाब से उसकी योग्यता गिननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, योग्यता उसके कार्य के आधार पर। लेकिन अभी आपने बोला जाति के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है, समय कम है मेरे पास, ठीक है ठीक है। लेकिन रीना सक्सेना जी देखिए, आप लोग बात तो बड़ी अच्छी करते हैं कि हम लोग जाति की बात नहीं करते, हम बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी टिकट बंटवारे में हम देखते हैं ना, तो जिस क्षेत्र में जहां पर जो जाति का नेता रहता है या जहां पर जाति की जनसंख्या ज्यादा रहती है उसके हिसाब से टिकट भी आप लोग बांटते हैं। भले बात नहीं करते हैं, लेकिन रणनीति आपकी वैसे तैयार होती है। 3 वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, 3 वरिष्ठ तरीका है वो वहां पे वो व्यक्ति कितना जनता के लिए काम कर रहा है उस हिसाब से हम लोग टिकट वितरण करते हैं। हमने पहले ही आपसे कहा कि हमारा आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, यही हमारा मोटो है। उसी को लेके आम आदमी पार्टी पहले दिन से काम करती आ रही है। ना तो दिल्ली में कोई जाति की बात हो रही है, ना धन को लेके बंटवारा हो रहा है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, और ना ही जो आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में भी हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, सब जगह नीची जाति पे, नीची जाति के जाति गणना की बात तो विपक्षी पार्टी कर रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी कर रहे हैं। जी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जाति जो है वो बीजेपी कर रही है, लेकिन वो तो आपकी जो विपक्षी पार्टी, आपकी सहयोगी पार्टी है, वो जाति गणना की बात कर रही है। वो जाति गणना की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जो आखिरी में जो जातियां छूट गई, क्योंकि जाति जनगणना, देखिए अंबेडकर जी ने तो संविधान बनाया था तो वो 10 साल तक के लिए उन्होंने ये प्राविधान दिया था कि 10 साल तक ये रहेगा आरक्षण। 10 साल के बाद भी नेतागण जो हैं चलाते गए। आज ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, मगर संविधान में संशोधन, इन्होंने दुनिया भर के संशोधन किए। अगर ये जाति जनगणना से संबंधित नहीं है, ये लोग नहीं मानते हैं ये बात, तो इनको ये 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इन्होंने संविधान में संशोधन करके इसमें बदलाव लाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। आर्थिक आधार लेके आना चाहिए था। आप लोग 2024 में जो मुद्दा होगा उसमें अरविंद केजरीवाल इसको मन से बोलेंगे कि आर्थिक आधार पे हम दे रहे हैं दिल्ली में साहब, ठीक है, हम दे रहे हैं आर्थिक आधार पर दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह हम आर्थिक आधार पर कोई शक नहीं। भारत में जो राजनीति है वो धर्म आधारित होती है और यहाँ पर जाति आधारित होती है और टिकट भी उसी तरह से बढ़ते हैं। लेकिन एक खुले तौर पर एक माहौल ऐसा बना देना कि 2024 में अब जाति आधारित ही चुनाव होगा, क्या आपको इससे लग रहा है कि देखिए आपने पहले ही कह दिया कि सारी पार्टी करती, बीजेपी भी करती, कांग्रेस भी करती है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी इसको माहौल बना रही है, क्या वाकई अब बीजेपी भी थोड़ी डरी हुई है और हम अब विकास की बात नहीं देखेंगे 2024 में, हम कौन किस जाति को कितना आरक्षण देगा हम उसकी बात करेंगे? अब निश्चित रूप से ये बिल्कुल कई बार मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में कंपटीशन शुरू हो जाता है और ये कंपटीशन 2 बातों में चल रहा है। एक ने कहा कि हम 1 रुपया देंगे तो दूसरे ने कहा कि हम 1.25 रुपया देंगे, तो पहला कह देगा कि हम 1.5 रुपया देंगे। ये जो लोक लुभावन वादे, एक तो इसका कंपटीशन चल रहा है और दूसरा जातिगत आधार पर उन्होंने कहा कि हम ओबीसी करेंगे तो उनका हम ओबीसी में भी अति पिछड़ा ढूंढेंगे। ये कहीं ना कहीं मुद्दे के इसकी जरूरत, जलेबी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर स्वतंत्रता के बाद जिस भी राजनीतिक दलों की सरकार आई है वो केवल 2 बात पर ध्यान देते, एक तो रोजगार का अवसर बढ़ाते और दूसरा शिक्षा का अवसर बढ़ाते। रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं होती, कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर अगर बढ़ता है, गांव के बच्चे को गांव में रोजगार मिलता है, शहर के बच्चे को शहर में रोजगार मिलता है, गली के बच्चे को गली में रोजगार मिलता है और पढ़ाई की सुविधा बढ़ती, तो किसी प्रकार की बैसाखी की आरक्षण की जरूरत नहीं है।
तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दल ये दोनों काम छोड़ करके बाकी सब करते हैं और वोट लेने के लिए विकास की बात करने के बजाय जाति की बात करेंगे और लोक लुभावन नारे देने की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब 77 साल हो गए हैं, अब कम से कम विकास की बात हो, रोजगार की बात हो और शिक्षा की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, समय कम है। अर्पित शास्त्री सर, लास्ट कमेंट। शिक्षा की बात हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन ऐसा लग रहा है 2024 का एजेंडा यहाँ से अब एक फिट होते जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से बड़ा मुद्दा क्या और बीजेपी उसको कैसे डिफेंड करेगी। देखिए क्या है, अभी आप जब उत्तर प्रदेश में जाइएगा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको जरूरत पड़ जाती है निषाद पार्टी की, कमेरावादी पार्टी, राजभर की पार्टी। क्या जरूरत है भाई? आप अगर इन सारी चीज़ों को, इसका मतलब है कि आप सोशल इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश बिहार में आ जाती हैं, और जिसके वजह से होता क्या है कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में इस तरह की बातें आती हैं। जातिगत जनगणना, पिछड़े, अति दलित, ये सारे जो फैक्टर हैं भारतीय, ये जो है, जो जितने भी राजनीतिक दल हैं इसको लेकर के ही अगले चुनाव में जाएंगे। और हमको लगता है कि ये इससे कोई भी दल अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ये बात अलग है। और भाजपा भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएगी, वो भी शायद आगे चल के बात नहीं कर लें, गणनाम कराएंगे। अभी तक तो कई मंचों से और कई जगह भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने, और बोला इस तरह से कि जाति जनगणना के बारे में उन्होंने उसका विरोध भी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे ये पार्टी भी उसी तरफ जाएगी, क्योंकि आने वाले बिल्कुल मैं खेमचंद जी से वही कह रहा था। लेकिन वाकई बड़ा सवाल है यहाँ पर। समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, खेमचंद शर्मा जी, सारिका जी, जगनारायण जी, विवेक पांडे जी, रीना सक्सेना जी, रमेश शर्मा जी और आरपी शास्त्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई 24 का सवाल जाति बेमिसाल, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की राजनीति जाति आधारित होती है, धर्म आधारित होती है, लेकिन अब यहां से ऐसा लग रहा है कि 2024 का एक बड़ा मुद्दा यहां पर सामने आ गया है, जाति गणना का। बीजेपी जो अभी तक थोड़ा सा बैकफुट, जो थोड़ा फ्रंट फुट में खेल रही थी, लेकिन लग रहा बैकफुट में है, और वो भी संभल के चल रही है। इसलिए शायद हो सकता है 2024 के आते आते वो भी इसके समर्थन में उतर जाए, क्योंकि अगर राजनेताओं को लगता है, पार्टियों को लगता है अगर हमारे वोट कर सकते हैं, तो वो काम भी कर देते हैं जिसका विरोध पहले करते थे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।